बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे संविधान सभा के चुनावों के बारे में और कल हमने ये समझा था कि भाई संविधान सभा के लिए टोटल 389 सीटों पर चुनाव करवाया गया, 389 सीटों पर चुनाव करवाया गया। इसमें से 296 पर तो इलेक्शन के माध्यम से चुनाव के माध्यम से भरी गई और जो 93 सीट थी वो मनोनीत की गई, नॉमिनेट की गई, देशी रियासतों से ली गई थी। ठीक है, तो 389 टोटल सीट थी, 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट बनाई गई थी। इसमें से 296 तो इलेक्टेड थी, निर्वाचन या चुनाव के माध्यम से भरी गई थी और इसके बाद में जो आपकी 93 सीट है वो मनोनीत थी या नॉमिनेटेड थी, जो देशी रियासतों से या प्रिंसली स्टेट से ली गई थी। इसके बाद ये 296 जो इलेक्टेड है, जो चुनाव के माध्यम से भरी गई है, इसमें से 292 तो प्रांतीय विधानसभाओं से ली गई थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, और 4 सीट यहाँ पर ली गई थी जो आपके चीफ कमिश्नर एरिया हुआ करता था। उन 4 महत्वपूर्ण एरियाओं पर भी चुनाव करवाए गए थे, जिसमें आपका अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान वाला था, दूसरा बलूचिस्तान था जो पाकिस्तान में चला गया है, तीसरा आपका था कुर्ग कर्नाटक वाला और चौथा था दिल्ली। तो टोटल 389 सीटों पर टोटल 389 सीटें संविधान सभा के लिए बनाई गई, 10 लाख के ऊपर एक सीट बनाई गई। इसमें से 296 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, बाकायदा ये सीटें चुनाव या इलेक्शन के माध्यम से भरी गई थी और 93 सीट मनोनीत की गई थी, नॉमिनेट की गई थी, देशी रियासतों से लिया गया था, यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था। इसमें से 292 कहाँ से ली गई थी? ये ली गई थी आपकी प्रांतीय विधानसभाओं से, जो आपके 11 बड़े प्रांत थे वहाँ से 292 ली गई थी और बची हुई 4 सीट आपकी चीफ कमिश्नर एरियाओं से ली गई थी। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की कि भाई रिजल्ट कैसा रहा। अगर इसके रिजल्ट या परिणाम की अगर हम बात करें कि परिणाम कैसा रहा, तो परिणाम कुछ ऐसा है आपके सामने। उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जीती है 208 सीट। कांग्रेस उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ने 208 सीटें जीती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आपको पता है मुस्लिम लीग है। उस टाइम पे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग ने जीती थी 73 सीट। और इनके अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियां हुआ करती थी, जैसे कृषक समाज पार्टी, किसान पार्टी, है ना, पंजाब के अंदर बहुत सारी पार्टी हुआ करती थी छोटी छोटी। तो कुछ छोटी मोटी पार्टियां या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट भी बहुत सारे चुनाव जीते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि या तो आप बोल दो अन्य कुछ पार्टियां या निर्दलीय बोल सकते हैं। निर्दलीय ये है 15 के आसपास। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 296 हो गया है टोटल। अदर या इंडिपेंडेंट, तो 296 कल हमने बात की थी कि भाई 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, ये चुनाव के माध्यम से भरी गई थी और इसमें से 208 तो जीती है कांग्रेस ने, 73 जीती है मुस्लिम लीग ने और 15 सीटें जीती है अन्य निर्दलीय ने। देखो सीटों का बंटवारा भी किया गया था जाति के आधार पर, है ना, सीटों का बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या जाति। उस समय की अगर जाति की बात करें तो सबसे बड़ी जाति की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग है। सामान्य वर्ग में उस टाइम पे हिंदू, जैन और बौद्ध आते थे। हिंदू, जैन, बौद्ध को 210 सीटें दी गई थी। उसके बाद बात करें मुस्लिम समुदाय को, तो मुस्लिम समुदाय को 78 सीटें दी गई थी और सिख समुदाय को 4 सीटें दी गई थी। तो सीटों का वर्गीकरण, सीटों का बंटवारा किया गया था समुदाय के आधार पर। सीटों का बंटवारा, किस समुदाय को कितनी सीटें रिजर्व की गई या बांटी गई। एलोकेशन ऑफ सीट्स, सीटों के बंटवारे की बात करें तो सबसे पहले सामान्य वर्ग के अंदर आपको पता होना चाहिए हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं और जैन आते हैं। सामान्य वर्ग को दी गई थी 210 सीट, 210 सीटें सामान्य वर्ग को दी गई। जनरल कैटेगरी जिसमें हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं और जैन आते हैं। उसके बाद में दूसरा मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करें, मुस्लिम
मुस्लिम समुदाय को दी गई थी 78 सीट। और सिख समुदाय की अगर हम बात करें, सिख समुदाय की अगर हम बात करें तो सिख समुदाय को दी गई थी 4 सीट। सिख समुदाय को दी गई थी 4 सीट। अच्छा, एक बात और आपको बतानी है, पाकिस्तान ने अपना पहला मून मिशन भेज दिया है। एक्चुअली पाकिस्तान ने नहीं भेजा है, ये चाइना ने भेजा है। चाइना ने अपना छठा लूनार मिशन लॉन्च किया है फ्राइडे को। 6th लूनार मिशन, चंद्रमा के लिए छठा मिशन भेजा है और इसका नाम है चैंग 6। और इस चैंग 6 नाम के लूनार मिशन में पाकिस्तान ने एक छोटा सा सैटेलाइट बनाया है। बनाया कैसे ये तो भगवान ही जाने, छोटा सा सैटेलाइट बनाया है और इस चाइना के इस मिशन के साथ में इसको चंद्रमा पर भेजा है। तो पाकिस्तान भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, अपना मिशन पहुंचा चुके हैं। हम तो इंडिपेंडेंट अपने खुद पहुंचाया है, चाइना भी इंडिपेंडेंट, अमेरिका भी इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान ने अपना छोटा सा सैटेलाइट जिसका नाम है iCube कमर नाम का छोटा सा मिनिएचर सैटेलाइट चाइना ने जो चंद्रमा के लिए मिशन भेजा है 6ठे नंबर का, इसमें रख के भेज दिया है। अच्छा, कपड़े फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, खाने के लाले पड़े तो पड़े लेकिन नवाबी ना घटे, पाकिस्तान का ऐसा मानना है। देश में भले इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है देश में, लेकिन चंद्रमा तक तो पहुंचना है। थोड़े दिन पहले जब हम चंद्रमा पर पहुंच रहे थे तो हमें भर भर के पता नहीं पाकिस्तान क्या बोल रहा था कि चंद्रमा पर जाके भारत क्या करेगा, फलाना ठिकाना। तो इसने छोटा सा एक सैटेलाइट चाइना के इस रॉकेट में रख के भेज दिया कि भाई हमारा भी पहुंचा दे। जैसे हम दुनिया भर के सैटेलाइट किराए पे पहुंचाते हैं ना, हमारा इसरो वैसे पहुंचाया। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि भाई हाँ, ये तो सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, जैसे ये जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था ये अप्रत्यक्ष चुनाव था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। मैंने आपको कल भी बताया था कि आम जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें। 11 प्रांत है, 11 विधानसभाएं हैं, इसमें 1585 के आसपास उस टाइम के एमएलए या विधायक मौजूद हैं। एमएलए या विधायक 11 प्रांतीय विधानसभाओं में, और इन लोगों ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया है। तो जनता ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए हमारे संविधान सभा का चुनाव माना जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जनता ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया और ये हमारे संविधान सभा की आलोचना भी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इसके लिए क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है कि भाई जनता ने पूरा पार्टिसिपेट नहीं किया है। यहां पर तो केवल जनता के द्वारा चुने गए कुछ प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया है 1585 के आसपास। तो संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव था, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन जो हुआ था वो अप्रत्यक्ष चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव। संविधान सभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन था। यह आपके सामने क्वेश्चन बन के आएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और यह हुआ क्या था, प्रांतों की विधानसभाओं में। हर एक प्रांत को सीट बांट रखी है। भाई सबको पता है कि भाई 10 लाख के ऊपर एक सीट है और हर एक प्रांत की पॉपुलेशन आपको पता है। यूपी, यूनाइटेड स्टेट्स की पता है, बॉम्बे की पता है, मद्रास की पता है, बंगाल की पता है, हर एक प्रांत की पॉपुलेशन आपको पता है। तो आपने उसके हिसाब से उनको सीट दे दी और उन्होंने अपनी विधानसभाओं में चुनाव करवाया था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनाव की प्रणाली का नाम हमसे पूछा जाता है कि भाई ये जो चुनाव के अंदर ये जो प्रणाली काम में ली थी, ये जो मेथड काम में लिया था, उसका क्या नाम है। तो चुनाव की प्रणाली का नाम है चुनाव की प्रणाली। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, आगे हम केवल नाम लिख लेते हैं। जब हम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हमारे राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां इसको हम डिटेल में समझेंगे। इस प्रणाली का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। मैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इस प्रणाली का नाम है मेथड ऑफ इलेक्शन। मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं। मेथड ऑफ इलेक्शन की अगर हम बात करें, मेथड ऑफ इलेक्शन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल
वोटिंग सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये हमारे संविधान सभा के लिए चुनाव की प्रणाली जिस माध्यम से चुनाव करवा गया था उसका नाम है। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे, याद दिलाना जब हम आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के टाइम पे, प्रेसिडेंट के टाइम पे, उपराष्ट्रपति के टाइम पे, वहां पर भी यही काम में आती है। ठीक है, तो है प्रत्यक्ष चुनाव है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 389, ये आपको पता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, कितनी वुमन मेंबर्स थी, तो महिलाओं की संख्या थी 15, टोटल 15 मेंबर। टोटल वुमन की अगर हम बात करें संविधान सभा में, टोटल वुमन कुल महिलाएं 15, और इन 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये हमसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई एकमात्र मुस्लिम महिला जिसका नाम बताओ, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला। बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, ओनली मुस्लिम वुमन, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल इनका नाम था। अच्छा, संविधान सभा के बारे में और बातें हमें महत्वपूर्ण करनी पड़ेगी कि जो हमारी संविधान सभा था उसका संविधान सभा को देश की पहली संसद कहा जाता है, शायद ये भी आपको मालूम होगा, क्योंकि संविधान सभा का पहले तो काम देखो, जब 1946 में संविधान सभा बनाई गई थी उसका काम था कि भारत के लिए संविधान बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। लेकिन 1947 के बाद जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद में फिर संविधान सभा की ये भी जिम्मेदारी हो गई कि भाई उसको अब अपने देश को भी चलाना है, और ये लिखा हुआ है, ये पावर दी गई है। देखो, आप सभी को पता है कि कैबिनेट मिशन योजना जब 1946 में आई थी, तो कैबिनेट मिशन योजना ने जब आई थी तो 2 देशों के बंटवारे को अस्वीकार कर दिया था कि भाई 2 देश तो नहीं बनेंगे। उसके बाद में 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान बनता, माउंटबेटन योजना बनती है, और माउंटबेटन योजना के आधार पर 2 डेट डिसाइड की जाती है कि भाई 15 तारीख को इंडिया को बना देंगे और 14 तारीख को पाकिस्तान को बना देंगे, है ना। दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए हैं, 15 को हम और 14 को पाकिस्तान। तो फिर 15 को हम आज़ाद होने वाले हैं, तो भाई डॉक्यूमेंट तो पहले बन के तैयार होगा। जिस दिन हम आज़ाद होंगे, 15 तारीख को आज़ाद होने वाले हैं, उस दिन थोड़ी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंट बनाने भेजेंगे, दस्तावेज बनाने बैठेंगे। तो 3 जून को ये डिसाइड हो गया कि भाई 2 देश तो बनने वाले हैं। तो फिर 18 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पास किया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद में, जिसको हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद में पास होता है, और ये हमारे आज़ादी का जीता जागता सबूत है। तो जब अंग्रेज हमको आज़ाद कर रहे थे तो उन लोगों ने, जब ये अधिनियम पास हो रहा था ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, उससे पहले अंग्रेजों ने हमसे पूछा कि भाई देखो, हम अब जा रहे हैं आपका देश छोड़कर, 15 अगस्त को हम चले ही जाएंगे, है ना। हम जैसे भी आपको देश चला रहे थे, आपके देश को चला रहे थे, अच्छा बुरा, है ना, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम चलाओगे कैसे? हम अपने आप को, आपके देश को जैसे भी चला रहे थे, हमारे पास एक पूरी पार्लियामेंट थी, संसद थी, बाकायदा सारे के सारे काम नियम कानून के माध्यम से होते थे, अब तुम कैसे चलाओगे? तो हमने कहा रुक जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना है, हम अपने देश को चला लेंगे, क्योंकि संविधान सभा का गठन हो चुका है और संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो संसद में बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे और वही भारत देश को चलाएंगे। तो ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे तो भारत की जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो भारत को चलाएगी जब तक भारत की पार्लियामेंट नहीं बन जाती है, भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता है। तो जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता, पार्लियामेंट नहीं बन जाती, संसद नहीं बन जाती, सही तरीके से भारत नहीं बन जाता, तब तक संविधान सभा ही इस भारत देश को चलाएगी। तो 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमने संविधान लागू किया है, तब तक हमारी संविधान सभा ने देश को चलाया है। इसलिए हम संविधान सभा को कहते हैं फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देश की पहली संसद, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर हम लिख लेते हैं संविधान सभा को देश की पहली संसद कहते हैं,
संविधान सभा को देश की पहली संसद कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और एक पावर दी गई है इसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि पास हुआ था 18 जुलाई 1947 को। इसके आधार पर यह पावर दी गई है इसको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भारत की पहली संसद कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और ये पावर इसको दी गई है ना, बाय द पावर ग्रांटेड बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947। इसके बाद आगे की बात करते हैं कि भाई जो हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा का चिन्ह क्या था, संविधान सभा का सिंबल क्या था, चिन्ह क्या था। हमारी संविधान सभा का चिन्ह या सिंबल है हाथी, एलिफेंट। आपने कई बार देखा होगा हाथी का जो आगे का हिस्सा है, जो सूंड वाला हिस्सा है, वो इसका सिंबल बनाया गया एलिफेंट, एलिफेंट को बनाया गया। ठीक है, हमारी संविधान सभा के जो सचिव बनाए गए, संविधान सभा के सचिव या सेक्रेटरी, संविधान सभा के सचिव बनाए गए HVR अयंगर, HVR अयंगर को सेक्रेटरी बनाया गया, संविधान सभा का सचिव बनाया गया। एक प्रश्न हमसे यह भी महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, उन्होंने कहां से चुनाव लड़ा था, इस बात का भी हमसे जिक्र किया जाता है। तो देखो भाई, बात कुछ ऐसी है, इसके आंसर तो एक ही, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, फिर आंसर करना पड़ेगा। ये रहा पाकिस्तान और ये रहा पाकिस्तान। जब आजादी से पहले 1946 में संविधान सभा बन चुके हैं, 1946 में जब संविधान सभा बन चुकी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है, तो फिर बाबा साहेब ने चुनाव लड़ा था बंगाल से, बंगाल प्रोविंस से इन्होंने चुनाव लड़ा, बंगाल प्रांत से इन्होंने चुनाव लड़ा। और जब 1947 के बाद बंगाल पाकिस्तान के खाते में चला गया, क्योंकि इधर तो ईस्ट पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान बन गया, और इधर बन गया वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो बाबा साहब ने आज़ादी से पहले चुनाव तो लड़ दिया बंगाल प्रांत से, लेकिन फिर ये पाकिस्तान के खाते में जब चला गया तो फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई मैं तो पाकिस्तान के खाते में नहीं जाऊंगा। फिर बाद में इन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा था, यहां से बॉम्बे से बाद में चुनाव लड़ा था। तो पहले इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो है बंगाल, और जो दूसरा निर्वाचन क्षेत्र इसका वो है बॉम्बे। ये आपको ध्यान रखना है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पहला तो है बंगाल, यह आपको याद रखना है, और दूसरा है बॉम्बे। पहला निर्वाचन क्षेत्र है बंगाल और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र है बॉम्बे। कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बी आर अंबेडकर। अच्छा, दो लोगों ने संविधान सभा का चुनाव लड़ा था, एक तो महात्मा गांधी ने, एक मोहम्मद अली जिन्ना ने। कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी, मुस्लिम लीग के सबसे बड़े लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने चुनाव नहीं लड़ा था। ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है, क्यों नहीं लड़ा था इन लोगों ने चुनाव, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव क्यों लड़ा था, क्यों नहीं लड़ा था। इस बात का जिक्र आपको मिलेगा कि ये दोनों है डायरेक्टर, ये है डायरेक्टर, इनका काम है मूवी को डायरेक्ट करना, इनका काम है एक्टर्स को पर्दे के आगे लाना। दे आर रोहित शेट्टी, ये उस टाइम के रोहित शेट्टी हुआ करते थे जिनका काम है मूवी को डायरेक्ट करना, एक्टर को लॉन्च करना, नए पर्दे पर लेके आना। और ये जो अपने बाकी लोग जो चुनाव में खड़े होकर जीते हैं वो सारे के सारे हैं अजय देवगन, ये सारे के सारे एक्टर हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ये डायरेक्टर थे उस टाइम के, ये अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, पार्टी के ऊपर इन्हीं का अधिकार हुआ करता था। तो ये चुनाव नहीं लड़े थे, क्यों, क्योंकि अगर किसी वजह से चुनाव हार गए तो फिर इज्जत का भावबाजी हो जाएगा, उसको कौन संभालेगा, इसलिए फिर इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा था। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने
संविधान सभा का चुनाव लड़ा ही नहीं था, ये बात भी सत्य है। एक तो है महात्मा गांधी और एक है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी, है ना, डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दो लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा का चुनाव तो लड़ा था, लेकिन बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और दोनों का नाम आप जानते हैं, एक तो जयप्रकाश नारायण है, बिहार के जाने माने नेता हैं, और एक है तेज बहादुर शापरू, जिनको लोकनायक क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण तथा एवं तेज बहादुर शापरू। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर शापरू ने चुनाव तो लड़ा था, इलेक्शन तो लड़ा था, लेकिन बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो आपको लिखना है जयप्रकाश नारायण एवं तेज बहादुर शापरू ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। जयप्रकाश नारायण एंड तेज बहादुर शापरू रिजाइंड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई संविधान, जब देश आजाद हो गया था तो संविधान सभा का चुनाव वापस से करवाया गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश आजाद होने के बाद भी वही संविधान सभा है और देश आजाद होने से पहले भी वही संविधान सभा है, केवल सीटों की संख्या घट गई थी। भाई 1947 से पहले तो 389 टोटल सीट थी, भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। तो जब 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन जाएंगे तो पाकिस्तान के खाते में नहीं जाएगी सीटें, बिल्कुल जाएगी। तो बहुत सारी सीटें पाकिस्तान भी ले गया, तो फिर आज़ादी के बाद में सीटों की संख्या घट गई थी। लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि सर संविधान सभा का वापस से चुनाव हुआ था, वापस से इलेक्शन या चुनाव संविधान सभा का बिल्कुल नहीं हुआ था, केवल सीटों की संख्या घट गई थी। तो आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद अगर आपसे संविधान सभा की सीटें पूछ ले, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस संविधान सभा की सीटों की संख्या आजादी के बाद बची है 299, 299। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इलेक्टेड कितनी थी, 229, ये इलेक्टेड है, ये निर्वाचित है, इलेक्टेड बची है ये, और 70 है मनोनीत, 70। मनोनीत है या नॉमिनेटेड है। तो आजादी से पहले सीटों की संख्या 389 थी टोटल, इलेक्टेड कितनी हुआ करती थी, 296, और नॉमिनेटेड प्रिंसली स्टेट से कितनी थी, 93। तो अब आप देख लो, कंपेयर करके देख लो कि आजादी के बाद में जो बची हो पाकिस्तान के खाते में चली गई है। 389 में से लगभग देखो 299, 389, 90 सीटें पाकिस्तान के पास चली गई है, ठीक है। 296 इलेक्टेड थी, इसमें से बाकी की बची हुई पाकिस्तान के पास चली गई है, और 93 में से 70 बची भारत के पास, बाकी की बची हुई पाकिस्तान के पास जा चुकी है। तो ये तो था हमारी संविधान सभा के जो संविधान सभा का चुनाव या इलेक्शन था। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के बैठक और सत्रों की, सीटिंग एंड सेशंस। सबसे पहले हमने संविधान सभा की डिमांड पढ़ा, मांग पढ़ा, फिर उसके बाद हमने संविधान सभा के लिए चुनाव पढ़ा, इलेक्शन पढ़ा, और अब हम इस कैटेगरी में आगे पढ़ने वाले हैं। हमारी संविधान सभा के लिए बैठक और सत्रों का आयोजन भी किया गया था, सीटिंग एंड सेशंस का आयोजन भी किया गया था। तो अगली महत्वपूर्ण हेडिंग है संविधान सभा के बैठक एवं सत्र।
सीटिंग एंड सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सीटिंग एंड सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा की बैठक और सत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी संविधान सभा का गठन कब हुआ। हमारे संविधान सभा का गठन या एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कब इसे स्थापित किया गया। देखो वैसे संविधान सभा का जो काम है वो नवंबर 1946 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछे तो 6 दिसंबर 1946 एग्जैक्ट संविधान सभा का गठन कर दिया गया था 6 दिसंबर 1946 को, है ना। मई, जुलाई और अगस्त में तो चुनाव हुए और नवंबर से इसने काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया और 6 दिसंबर 1946 को गठन कर दिया गया। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे 6 तारीख की किसी की शादी है, 6 तारीख को फेरे पड़ने वाले हैं, तो बाकी का काम इससे पहले करना है। तेल, चाक, भादा, मंदायक, गहने गाटी बनवाने हैं, बाहर से सामान लाना है, सारे के सारे जो बच्ची को दहेज वगैरह में देना है, वो सारी की सारी चीजें पहले करनी पड़ती है। तो 15-20 दिन पहले ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना। एग्जैक्ट जो फेरे पड़ने वाले हैं वो 6 तारीख को पड़ने वाले हैं, पहले ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। हमारी संविधान सभा का जो एग्जैक्ट गठन है या एस्टेब्लिशमेंट है वो 6 दिसंबर 1946 को किया गया है, लेकिन इसका कामकाज स्टार्ट हो गया है नवंबर 1946 से। ये अंदर ही अंदर काम कर चुकी है या काम करना स्टार्ट कर चुकी है। तो अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों एक साथ मिल जाए तो पहले आप इसको प्रेफर करना, नवंबर 1946 को। ये तो बहुत ही रेयर केस में आता है, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नवंबर 1946, दिसंबर 1946, सितंबर 1946, है ना, जनवरी 1947, हमारी संविधान सभा ने कब से काम करना शुरू किया है, ठीक है। ऐसे आपको मंथ वाइज और 1946 लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर हम संविधान सभा के गठन की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो गठन या एस्टेब्लिशमेंट, या तो आप बोलो नवंबर 1946 या बोलो 6 दिसंबर 1946। नवंबर 1946 या 6 दिसंबर 1946। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो इसमें सारे के सारे लोग नहीं आए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक के अंदर सारे के सारे लोग नहीं आए, 211 लोग ही पहुंचे। कितने में से? 389 में से। क्यों? देखो मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था, मुस्लिम लीग ने कहा कि हम नहीं आएंगे, और बहुत सारे जो राजे महाराजे थे 93 के आसपास मनोनीत किया था, नॉमिनेट किया था। इन्होंने कहा हमारी इज्जत का सवाल है, हम आम जनता के बीच में जाके कैसे बैठ जाएं, हमारे रुतबे का क्या होगा, हम तो नहीं आएंगे। तो मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, बहुत सारे देसी रियासतों के जो राजे महाराजे थे वो नहीं आए। इस वजह से पहली बैठक के अंदर 211 ही लोग पहुंच पाए हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है, और कुछ किताबें ये भी कह देती है कि भाई 207 लोग आए थे। बहरहाल जो भी आपको ऑप्शन में दिखे, 211 या 207। अब पहली बैठक है, सारे के सारे लोग आ चुके हैं, है ना, सभा लग चुकी है, असेंबली लग चुकी है। तो फिर सभा की अध्यक्षता करने वाला भी कोई होना चाहिए, कोई प्रेसिडेंट टाइप का आदमी भी होना चाहिए। जब ये सभा चले, कार्रवाई चले, तो इस कार्रवाई को देखे, अध्यक्षता करे, प्रेसिडेंसी करे। तो इस टाइम पे पहली बैठक है, सारे के सारे लोग पहले दिन आए हैं, किसी ने कुछ सोचा समझा नहीं है ना, राय मशवरा नहीं किया है। तो सभी लोगों ने ये कहा कि भाई 1-2 दिन के लिए किसी को टेम्परेरी बना लेते हैं, अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना लेते हैं, प्रेसिडेंट बना लेते हैं। जब हम लोग सभी एक साथ बैठ के राय मशवरा कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, है ना, उसके बाद किसी एक आदमी का नाम परमानेंट डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जब तक हम बैठ के राय मशवरा कर रहे हैं, आज तो पहला दिन है, पहली बैठक है, तो आज 1-2 दिन के लिए तो कोई कार्रवाई करने वाला होना चाहिए, चलाने वाला होना चाहिए। तो उसके बाद में फिर वहां पर एक बुजुर्ग इंसान बैठे थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अपॉइंटेड एज टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 9 तारीख की बात है जब पहली बैठक हुई थी। तो पहली बैठक होती है 9 तारीख को, जिसमें 211 या 207 लोग पहुंचे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, फर्स्ट सिटिंग, पहली बैठक है, ध्यान रखना, ये फर्स्ट सिटिंग है, पहली बैठक है, ठीक है। दूसरा 211 या 207 लोग यहां पर पहुंचे हैं पहली बैठक में, है ना। इसके अलावा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था इनको। तो पहली बैठक में आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। कितने लोग पहुंचे? 211 या 207 मेंबर प्रेजेंटेड इन फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या 211 या 207। और टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक होती है 10 तारीख को और तीसरी बैठक होती है 11 तारीख को। 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। ठीक है, अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये तीसरी बैठक है और सभी लोगों ने एक साथ बैठे, राय मशवरा किया, बातचीत की और एक नाम सामने निकल के आया कि भाई हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाएंगे संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं, स्थायी रूप से अध्यक्ष बनते हैं और हमेशा वही रहते हैं। उनके अलावा कोई भी संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं बना था। और 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए, 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए। एक तो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया और एक वी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया था, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब ये डेप्यूटी पद या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्यों ली जाती है? जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन, उप चेयरमैन, है ना, मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर। तो हर एक पद अपना एक निचले वाला पद लेके चलती है, डेप्यूटी पोस्ट लेके चलती है, उप पद लेके चलती है। इसका मतलब होता है कि अगर जो मेन आदमी है, जो चेयरमैन है, मैनेजर है या प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति है, अगर ये मेन आदमी उपस्थित नहीं हो पाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए, प्रोसीडिंग चलती रहनी चाहिए। क्योंकि इंपोर्टेंट पद होते हैं, इंपोर्टेंट जो बड़ी बड़ी कमेटियां, बड़ी बड़ी पार्लियामेंट या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं, इनके जो बड़े बड़े पद हैं, इनका डेप्यूटी पोस्ट भी साथ में लेकर चला जाता है कि ताकि हमारे जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, मैनेजर है, ये अगर उपस्थित ना हो पाए तो इनकी कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए। जो निचले वाला पद है वो कार्रवाई को देखे। ये भी एक इंपॉर्टेंट सभा है, संविधान सभा है हमारी, तो इसका भी उपपद बनाया गया, डेप्यूटी चेयरमैन भी बनाए गए थे। तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, Dr. Rajendra Prasad was appointed as permanent president of Constituent Assembly on 11th December 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष की बात करते हैं, ये तो अध्यक्ष है, स्थायी है, ये परमानेंट है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष की। ये अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। एक तो बने थे एच.सी. मुखर्जी, और एक बनाए गए थे वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। इसके बाद में फिर अगली डेट आती है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर। तेरह दिसंबर 1946 फेमस क्यों है? देखो, हम सभी को पता है कि संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है संविधान सभा का? भारत के लिए संविधान को ड्राफ्ट करना है, बनाना है, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम इस बात को सही तरीके से लिख लेते हैं अपने उद्देश्य प्रस्ताव में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस
या उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि हमारी संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्टिव से हमारी संविधान सभा को हमने बनाया है। तो पता हमें सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फिर पंडित नेहरू जी को बुलाया गया और उनको बोला गया कि पंडित जी इधर आओ, जरा बात सुनो, 2 4 5 बढ़िया बढ़िया लाइनें लिख के लाओ कि हमारा जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, आखिर वो है क्या, संविधान सभा का क्या उद्देश्य है, आप अच्छे से लिख के पेश करो। तो फिर पंडित JL नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तावों को पेश किया था। तो इस तारीख को 13 दिसंबर 1946 को पंडित JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा के पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावों को हमारी संविधान सभा के सामने पेश किया था। पंडित JL नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, अच्छा, पंडित नेहरू ने पेश कर दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को संविधान सभा के सामने। संविधान सभा ने इनको पढ़ा, देखा, समझा, बूझा, कुछ संशोधन किया, कुछ अमेंडमेंट किया, कुछ चेंज किया और संविधान सभा ने इनको समझने बूझने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। 22 जनवरी, ये डेट भी इनके साथ ही चलेगी। 22 जनवरी 1947 आ चुका है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इन उद्देश्य प्रस्तावों को मान लिया गया, सहमति प्रदान कर दी गई, स्वीकार कर लिया गया, है ना, एक्सेप्ट कर लिया या अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया गया, कुछ भी कह सकते हैं। तो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावों को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पेश किया था और हमारी संविधान सभा ने इनको अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद हमारा संविधान बनता रहा, काम चलता रहा और 26 नवंबर 1949, ये वो डेट है जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना के तैयार कर लिया गया, ड्राफ्ट कर लिया गया और अपना भी लिया गया, एडॉप्ट भी कर लिया गया। अपनाना या एडॉप्ट करना अलग है और लागू करना, इंप्लीमेंट करना अलग है। एक तो है 26 नवंबर 1949 और एक है 26 जनवरी 1950। ये जो डेट है ये संविधान को बनाकर तैयार करने की है और एडॉप्ट करने की है, अपनाने की है, अपनाना। और ये जो डेट है ये है इसको इंप्लीमेंट करने की या लागू करने की। अपनाना, एडॉप्ट करने का मतलब है कि जैसे मान लो कि ये किताब है, तो ये किताब बन के रेडी हो गई है और ये हमारा संविधान है, इसको हम दिल से अपनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं। ये काम हमने कर लिया था 26 नवंबर को। लेकिन इस किताब में जो नियम कानून लिखे हुए हैं, रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, ये रूल रेगुलेशन या नियम कानून के माध्यम से हमारा देश चलना स्टार्ट होगा 26 जनवरी 1950 को। इन नियम कानूनों को जो इस किताब में लिखे हुए हैं उन्हें हम लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। तो वो इम्प्लीमेंट करने की डेट है, ये अपनाने की डेट है। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और भारत के संविधान को अपना लिया गया। तो यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो संविधान तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन was drafted, और दूसरा इसमें आपको याद रखना है संविधान को अपनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन was adopted। और इसी वजह से आपने सुना होगा ये जो डेट है 26 नवंबर, इस दिन हम कुछ मनाते हैं। इस दिन हम मनाते हैं संविधान दिवस। इस दिन हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है इस दिन। इसके अलावा इस दिन एक और दिन मनाते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस ही मनाते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय आप कानून दिवस भी कह सकते हैं इसे, राष्ट्रीय कानून दिवस, नेशनल लॉ डे। ठीक है,
तो 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो गया, संविधान को अपना लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं या राष्ट्रीय कानून दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर के बाद फिर अंतिम बैठक करवाई जाएगी 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 आ चुका है और 24 जनवरी 1950 को कुछ महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। पहली बात तो आपको यह देखना कि अंतिम बैठक थी संविधान सभा की, अंतिम बैठक, लास्ट सिटिंग है ये। इसके बाद संविधान सभा की कोई भी बैठक नहीं हुई, अंतिम बैठक है। इसके बाद संविधान सभा को डिसॉल्व कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि संविधान लागू होने वाला है 26 जनवरी 1950 को, 2 दिन बाद। उससे पहले अंतिम बैठक करवाई गई थी। क्या रह गया था जो अंतिम बैठक करवानी पड़ी? देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह रह गई थी कि भाई हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को बना के तैयार कर लिया, अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उस दिन उतने मेंबर प्रेजेंट नहीं थे जितने होने चाहिए थे, मेजोरिटी नहीं थी, ज्यादातर लोग वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, एब्सेंट काफी सारे थे, है ना, और ज्यादा टाइम भी हो गया था, अंधेरा भी हो गया था। तो फिर ये बोला गया कि भाई आज सिग्नेचर नहीं कराएंगे, एक दिन डिसाइड कर लेंगे, उस दिन सभी मेंबर्स को बुला लेंगे और सभी मेंबर्स को बुला के सिग्नेचर करवा लेंगे, वरना आने वाले समय में जनता जब पूछेगी तो फिर क्या जवाब देंगे कि भाई हमने संविधान को अपनाने के लिए संविधान सभा के सदस्यों का स्वीकृति ली थी या नहीं, हस्ताक्षर मांगे थे या नहीं। तो पूरे बहुमत के साथ हमने, हमारी संविधान सभा ने संविधान को अपनाया है और सिग्नेचर किया है 284 लोगों ने। यह डिजिट हमसे बार बार पूछी जाती है कि संविधान सभा के लिए संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 ने। देखो, आजादी से पहले तो 389 थे, आजादी के बाद 299 बच गए, तो 299 में से भी कुछ लोग डेथ हो गई या कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया, तो इसमें से 284 लोगों ने सिग्नेचर किया है, संविधान सभा के 284 लोगों ने। इसका मतलब यह कि हमने इसको पूरे बहुमत के साथ अपनाया है, फुल मेजोरिटी के साथ हमने हमारे संविधान को अपनाया है। और महत्वपूर्ण काम क्या रह गया है? यह है 24 जनवरी 1950, आज के 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करेंगे। हम रिपब्लिक होने वाले हैं, हम गणतंत्र होने वाले हैं, तो हमारे पास एक मुखिया तो होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को, आज 2 दिन बाद, ये 24 जनवरी है, 2 दिन बाद जब हम संविधान लागू करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करेंगे, उस टाइम पे हमारा एक मुखिया होना चाहिए, एक हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए। जिस दिन संविधान लागू करेंगे उस दिन बनाने थोड़ी बैठेंगे 26 जनवरी 1950 को कि संविधान लागू कर दिया कि लेके आओ, किसको मुखिया बनाए किसको नहीं बनाए। तो हमें पहले ही 2 दिन पहले ही ये काम करना था और हमें अपना मुखिया बनाना है, हेड ऑफ द स्टेट बनाना है। फिर अपना मुखिया बनाने की जब बात आती है, हेड ऑफ द स्टेट बनाने की बात आती है, राष्ट्रपति को चुनने की या राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात आती है, तो अपने देश का संविधान ये कहता है कि हम रिपब्लिक है, गणराज्य है, हम अपने हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव करते हैं, इलेक्शन के माध्यम से बनाते हैं। ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं बनाते हैं। तो इस वक्त तक तो लोकसभा का चुनाव ही नहीं हुआ, एमपी हमारे पास, सांसद हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो कैसे किया जाए? तो फिर किसी इंसान ने कहा कि देखो भाई, बात कुछ ऐसी है, जब हम हमारी संसद का, पार्लियामेंट का सही तरीके से गठन कर देंगे, बाकायदा लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा, तब चुनाव के माध्यम से बना लेंगे, लेकिन तब तक तो किसी को बनाओ। 1950 चल रहा है, हमारी लोकसभा का पहला इलेक्शन होगा 1952, तो जब तक लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, एटलीस्ट तब तक तो हमारा हेड ऑफ द स्टेट कोई ना कोई रहना चाहिए। इलेक्शन के माध्यम से मत बनाओ, मनोनीत कर लो, नॉमिनेट कर लो, किसी भी एक इंसान को बना लो, सभी की राय ले लो, सभी की सहमति ले लो। तो संविधान सभा के सभी सदस्यों ने नजर घुमाई पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब नजर घुमाई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि भाई मैं तो राष्ट्रपति नहीं बनने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सारी की सारी पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, सारी की सारी पावर पीछे से अगर हम देखें भारत में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास सारी की सारी पावर होती है, राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का होता है, तो मैं तो नहीं बनने वाला। फिर दूसरी तरफ नजर घुमाए तो उनको दिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चेहरा, वो इंसान जो पिछले 4 साल से संविधान सभा की अध्यक्षता करता है, संविधान सभा का अध्यक्ष है, शायद ही उससे एक्सपीरियंस वाला इंसान उनके बीच कोई था। तो उसके बाद में फिर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इसी तारीख को 26 जनवरी 1950 को 2 चीजें और हुई है। हमने इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को भी अपनाया है। अपना राष्ट्रीय गीत क्या है? नेशनल सॉन्ग क्या है? अपना नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम।
वंदे मातरम अपना नेशनल सॉन्ग है, इसको भी हमने 24 तारीख को अपनाया है। अपना राष्ट्रीय गान क्या है, इसको भी हमने 24 तारीख को ही अपनाया है। राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, वंदे मातरम और जनगण मन को भी हमने 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।